दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में ज्ञानोस्फीयर एडू यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों अब अपन पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिलेबस, जिसमें पहली यूनिट अपनी मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स है, उसमें मैथमेटिकल फिजिक्स का पहला पोर्शन है दोस्तों टेंसर एनालिसिस। ये जो टेंसर एनालिसिस है ये बच्चों को इसलिए हार्ड लग जाता है कि बच्चे इसको सीरियसली पढ़ते नहीं हैं और पढ़ते नहीं हैं तो वो चीज़ उनको क्या लगने लग जाती है, हार्ड लगने लग जाती है, टेंशन दे देती है। ठीक है, जनरली अपन वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि भाई 11वीं क्लास में, कक्षा 11 में अपन पढ़ते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है उनको अपन क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। स्केलर जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उनको अपन क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। लेकिन कुछ भौतिक राशियाँ जैसे प्रतिबल है, स्ट्रेस प्रतिबल हो गया, ठीक है ना, कंडक्टिविटी हो गई, ये सारी राशियाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये सारी की सारी राशियाँ वेक्टर भी नहीं है और स्केलर भी नहीं है। तो ये भौतिक राशियाँ कैसी हैं? ठीक है, तो दोस्तों अपन टेंसर एनालिसिस की बात करते हैं कि ये आया क्यों, टेंसर एनालिसिस को अपन को क्या जरूरत पड़ी कि टेंसर को अपन ने पढ़ा। भाई अपने पास में स्केलर था, वेक्टर था, फिर भी अपन को टेंसर की क्या हो गई, यहाँ पर आवश्यकता हुई है। तो ये जो अपना टॉपिक है वो मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक है, तो अपन मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ते हैं कि भाई ये टेंसर आया क्यों। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखें मैथ्स में रियल नंबर कि जैसे रियल नंबर की डिस्कवरी होगी और लोगों ने रियल नंबर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर लोग ने ये कहा कि भाई माइनस वाले नंबर भी काम में आ सकते हैं, तो होल नंबर की डिस्कवरी होगी। रेशनल नंबर, ये सारे नंबर आपने पढ़े हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, ये सारे के सारे। फिर रियल नंबर जैसे ही आए तो उनको प्रेजेंट करने के लिए, रियल नंबर को प्रेजेंट करने के लिए एक तरीका दिखाया कि ये एक रियल लाइन है, एक एक्सिस है, ओनली वन एक्सिस है, और इसको अपन क्या कहेंगे, रियल लाइन। और रियल लाइन पे जो नंबर रिप्रेजेंट डिनोट किए गए जैसे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, इनको अपन ने क्या कह दिया कि ये रियल नंबर है। यानी और इसकी स्टडी अपन मैथमेटिकल करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, रियल एनालिसिस कहते हैं। रियल एनालिसिस में केवल एक ही एक्सिस कवर होती है। ठीक है, तो अब दो एक्सिस अपन को कवर करनी हो, जैसे मान लो कोई प्लेन की अपन बात करें तो दोस्तों दो एक्सिस हमें कवर करनी हो तो अपन किसकी स्टडी करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करते हैं। गणित में क्या किसकी स्टडी करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करते हैं। और आपने देखा होगा कि ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, तो ये क्या बने, एक प्लेन बना। जैसे मान लो z बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर अपन जानते हैं x प्लस आइटा y, इसमें x तो क्या है, रियल क्वांटिटी, रियल फिजिकल क्वांटिटी, और y क्या है, इमेजिनरी। और यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट हैं दोस्तों, x और y। तो ये दो कोऑर्डिनेट यानी किसी इस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए अपन को दो कोऑर्डिनेटों की आवश्यकता हुई, इसलिए अपन क्या कहेंगे कि एक अपन को दो एक्सिस चाहिए। एक तो दोस्तों क्या होगी, रियल एक्सिस होगी, एक कौन सी होगी, इमेजिनरी एक्सिस होगी। जैसे मान लो अपन प्लेन को डिफाइन करें, इसमें जैसे z = 3 + 2 आइटा की अपन बात करें तो इसका मतलब क्या है कि इसमें z3 तो क्या है, रियल पार्ट, और 2 क्या है दोस्तों, इमेजिनरी पार्ट है। और ये किसको शो कर रहा है, ये एक प्लेन को शो कर रहा है। और इसके कोऑर्डिनेट डिनोट करने का तरीका क्या है, 3,2 यानी 3,2 को कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन करने के लिए एक तो अपन को रियल एक्सिस चाहिएगी और एक अपन को दोस्तों क्या चाहिएगी, इमेजिनरी एक्सिस चाहिएगी। जैसे ये पॉइंट यहां पर अपन मान लेते हैं 3 × 2, तो ये एक प्लेन हो गया। यानी दो एक्सिस को डिफाइन करने के लिए दोस्तों अपन ने किसका कर लिया, दो एक्सिस का कर लिया। और उसके दो एक्सिस का अपन ने प्लेन, दो एक्सिस का प्लेन बना लिया। इसमें एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, वाई जेड भी प्लेन भी हो सकता है, किसी प्रकार का कोई भी प्लेन हो सकता है। तो एक एक्सिस अपन को चाहिए तो रियल लाइन, दो एक्सिस चाहिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आने के बाद में सारी अपन इसकी डिसाइड कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, एडिशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन क्या होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन केवल प्लेन की बात करते हैं, या तो एक्स वाई हो सकता है, या वाई जेड हो सकता है, या जेड एक्स प्लेन हो सकता है, केवल प्लेन की बात करते हैं। अब प्लेन के बाद में यदि डायमेंशन प्लेन से ज्यादा हो जाए
तो अपन किसकी बात करते हैं दोस्तों, वेक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वेक्टर या वेक्टर एनालिसिस। अपन मैथ्स में वेक्टर स्पेस भी पढ़ते हैं। तो 3D को कवर करता है वेक्टर, क्या करता है 3D को कवर करता है, 3D को कवर करता है। कैसे कवर करता है कि जैसे मान लो ये स्पेस है, इसमें ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये दोस्तों क्या है z कोऑर्डिनेट है, ये इनका ओरिजिन मूल बिंदु O है। तो 3D को इसमें अपन ने क्या कर दिया आपको पता है i कैप के अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर i कैप लेते हैं, j कैप के अकॉर्डिंग j कैप लेते हैं y कैप, और k कैप के कोरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं दोस्तों, k कैप लेते हैं। यानी 3 i कैप, j कैप और k कैप 3 यूनिट वेक्टर अपन ले लिए, जो क्या शो कर रहे हैं कि ये x एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग है, ये y एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग है और ये z एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग है। और मान लो ये कोई पॉइंट है P, इसको O से मिला दिया तो ये क्या होगा OP वेक्टर। OP वेक्टर को आप लिखना चाहो तो कैसे लिखें भाई OP वेक्टर, जिसे अपन क्या कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या कहेंगे इसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ OP, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ठीक है, पूरे स्पेस को कवर करने के लिए ये क्यों लिखते हैं अपन, पूरे स्पेस को 3D स्पेस को कवर करने के लिए। किसके लिए दोस्तों, पूरे 3D स्पेस को कवर करने के लिए अपन ने क्या लिख दिया, पोजीशन वेक्टर लिख दिया। तो ध्यान दे बात को, सबसे पहले मैथ्स में रियल नंबर डिस्कवर हो गए, होल नंबर हो गए, रेशनल इरेशनल नंबर। रियल नंबर को डिनोट करने के लिए एक लाइन का यूज किया गया कि भाई एक लाइन पे नंबर को अपन यूज कर ले। लेकिन जैसे ही अपन प्लेन की बात आई दोस्तों, तो अपन ने किसको डिफाइन किया, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया। और जैसे ही अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं तो अपन को एक प्लेन की आवश्यकता है, यानी 2 एक्सिस की आवश्यकता होगी, जिसमें एक एक्सिस को अपन ने क्या कह दिया, रियल एक्सिस कह दिया, और दूसरी एक्सिस को अपन ने दोस्तों क्या कह दिया, इमेजिनरी एक्सिस, दैट इज z इक्वल्स टू x प्लस आइटा y है। इसको अपन लिखने का तरीका 3 भी है, इसका मतलब है 3 तो है रियल पार्ट और 2 क्या है इसमें इमेजिनरी पार्ट। और आइटा को आप जानते ही हो, आइटा जहां आ जाता है वो क्या होता है √-1 ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं दोस्तों, आयोटा अपन कहते हैं। और जैसे ही नंबर डिफाइन होने के बाद में पूरी अलजेब्रा अपन क्या कर लेते हैं, उसकी डेवलप कर लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहां तक सीमित हो गया, एक प्लेन तक दोस्तों क्या हो गया, सीमित हो गया। जब एक प्लेन से ज्यादा डायमेंशन की अपन को बात करनी है, जैसे 3 डायमेंशन की बात अपन कर रहे हैं जनरली, तो दोस्तों अपन ने क्या ले लिया, वेक्टर एनालिसिस। अपन ने किसको डिफाइन कर दिया, वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन कर दिया। तो 3D को कवर करता है भाई, एक डायमेंशन और बढ़ गई। जैसे i कैप, j कैप, k कैप, ये पढ़ते हैं अपन 11वीं कक्षा से ही कि i कैप किसके कोरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर है, x एक्स के अनुदिश है, ये y एक्स के अनुदिश है, और ये z एक्स के अनुदिश क्या है, वेक्टर है। और इसमें अपन ने मान लिया कि P कोई पॉइंट है जिसको मूल बिंदु O से अपन ने मिला दिया। तो OP जो ये डिस्टेंस वेक्टर में लिखेंगे अपन क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ P कहेंगे। यानी ये पूरे स्पेस को 3D स्पेस को दोस्तों क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। अब यदि P के निर्देशांक, यदि P जो पॉइंट है के निर्देशांक अपन क्या मान लें दोस्तों, x y z मान लें। P के निर्देशांक क्या मान लें, x y z मान लें है, तो P को क्या लिख सकते हो, OP को आप दोस्तों ये लिख सकते हो OP वेक्टर फॉर्म में। OP का क्या लिख सकते हो, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये लिख सकते हो। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड यदि लिखना चाहें OP का, तो ये क्या हो गया, √x² प्लस y² प्लस z², ये भी अपन लिख सकते हो। i कैप, j कैप, k कैप, i कैप, j कैप, k कैप क्या है दोस्तों, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया इनका मॉडुलस इक्वल्स टू 1, ऐसे ही j कैप का मॉडुलस इक्वल्स टू 1 और k कैप का मॉडुलस इक्वल्स टू दोस्तों कितना हो गया, 1 हो गया है। यानी अपन ने क्या कर दिया, वेक्टर के द्वारा किसी 3D स्पेस को डिफाइन कर दिया। और OP को कई बार आपने देखा होगा, OP को अपन किससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, R वेक्टर से, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप लिखते हैं। यानी स्पेस में ये क्या है, स्पेस में किसी भी पॉइंट का वेक्टर सदिश हो गया, स्थिति सदिश। स्पेस में किसी भी पॉइंट का क्या हो गया दोस्तों, स्थिति सदिश हो गया। और इसे अपन क्या कहते हैं, जनरल वेक्टर। यानी ये जनरल वेक्टर हो गया। कैसे, जैसे मान लो इसमें 2D चाहिए अपन को, तो ये 2 ले सकते हैं, एक को 0 कर दें तो 2D हो जाएगा। 1D चाहिए तो 2 को 0 ले लें, एक को ले लें। और 3D चाहिए तो दोस्तों अपन क्या कहते हैं, तीनों को डिफाइन करते हैं। तो स्पेस में किसी भी पार्टिकल का यदि अपन को क्या करना हो, स्थिति सदिश डिफाइन करना हो, तो अपन 3 कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, OP इक्वल्स टू R x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब आपने दोस्तों देखा होगा
कि इस आर वेक्टर को अपन लिखने का तरीका क्या है, एक्स आई कैप है प्लस वाई जे कैप है प्लस जेड के कैप है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, आर इक्वल्स टू ऐसे एक्स वाई जेड, या आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ये क्या है दोस्तों, लिखने का तरीका। क्या है, इसको लिखने का तरीका। इसका मतलब यही है कि आर है जो स्थिति सदिश है वो एक्स पर निर्भर कर रहा है, वाई पर निर्भर कर रहा है और जेड पे निर्भर कर रहा है। यानी आर इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, ऑन वाई एंड जेड। या अपन ये कह सकते हैं कि आर है वो एक्स वाई जेड का तीनों का क्या है, फंक्शन है। और ये लिखने का जो तरीका है यहीं से किसका डेवलपमेंट होता है, यहीं से टेंसर, यहीं से क्या होता है दोस्तों, टेंसर की स्टार्टिंग होती है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका एन डायमेंशनल स्पेस के लिए, भले 3D के लिए तो क्या है, स्थिति सदिश आ गया, तो इसको लिखने का तरीका अपन क्या लिख सकते हैं, आर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जैसे यहां तो आर इज द सदिश, आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स वाई जेड। तरीका है, परंपरा चलती आ रही है जिनको अपन कैसे भी इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो जब आर को अपन ने ये लिख दिया, बातें ध्यान समझ में आ रही होंगी दोस्तों। टेंसर, ये जो लेक्चर है आप ध्यान से यदि सुन लोगे तो टेंसर से कभी जी नहीं चुराओगे। बहुत चीजें बहुत शानदार हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यहां तक आपको समझ में आ गई। आर को लिखने का तरीका क्या है दोस्तों, आर स्थिति सदिश, आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अपन ये लिख सकते हैं आर इज ए फंक्शन ऑफ, इसका मतलब क्या है, आर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। आर किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। जैसे अपन ऐसे लिखते हैं फंक्शन को, एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ये लिखते हैं अपन, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एफ है वो एक्स कोऑर्डिनेट पे निर्भर कर रहा है, वाई पे निर्भर कर रहा है और जेड पे निर्भर कर रहा है। निर्भर करने का मतलब क्या है कि व्हेन वी चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन विल आल्सो चेंज। डिपेंडेंसी का मतलब ये है। ठीक है, और इस आर को अपन क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, आर वेक्टर है तो, ये आर वेक्टर है तो ये क्या है, वो एक्स वाई जेड का ट्रांसफॉर्मेशन भी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, एक्स वाई जेड का ट्रांसफॉर्मेशन भी कहलाता है। आर के लिखने के तरीके और क्या क्या हो सकते हैं, आर को अपन ने क्या लिखा था, एक्स वाई जेड। आर को अपन ने दोस्तों क्या लिखा था, आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। और आर को अपन और क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, एक्स वाई जेड। वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि ये 1 गुणा 3, यानी इसमें 3 तो कॉलम है और 1 पंक्ति है। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, 3 गुणा 1। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, लिखने के तरीके। लिखने के क्या है दोस्तों, तरीके हैं। यानी इसको वेक्टर को, ये वेक्टर है और वेक्टर को डील करने के लिए मैट्रिक्स बहुत जरूरी है। वेक्टर स्पेस आपने पढ़ा होगा, वहां मैट्रिक्स बहुत सारी है। वेक्टर्स को डील करने के लिए मैट्रिक्स बहुत जरूरी है। इसलिए अपन ये क्या कह सकते हैं कि मैट्रिक्स जो अपन पढ़ते हैं दोस्तों वो एक वेक्टर स्पेस में एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसलिए अपन वेक्टर को अपन हमेशा क्या मानते हैं, जो मैट्रिक्स है उसको क्या मानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है। उसका जो डिटरमिनेंट जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, स्केलर उसे कहा जाता है। तो ये क्या है, लिखने का तरीका है। आर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आर को अपन मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका है अलग अलग। क्या है दोस्तों, लिखने का तरीका है अलग अलग। यानी कि पोजीशन वेक्टर को अपन किस में, मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं। और बिना मैट्रिक्स वेक्टर अधूरी है और मैट्रिक्स के बिना वेक्टर अधूरी है, उल्टा भी दोनों सही है। अब दोस्तों देखिए बात करते हैं अपन आगे। समझ में आ रही होंगी बातें कि भाई कहां से। अब देखो आर क्या है, आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अब दोस्तों ये भी संभव हो सकता है कि फिलहाल तो क्या है कि एक्स, आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड, ठीक है, लेकिन ये एक्स भी किसी दूसरे फंक्शन के क्या हो सकते हैं, डिपेंडेंट हो सकते हैं। आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इसी प्रकार से एक्स इज द फंक्शन ऑफ कोई दूसरी क्वांटिटी भी हो सकती है। अब ऐसा भी हो सकता है, यहां मैं लिख रहा हूं, अब ऐसा भी संभव है कि एक्स वाई जेड
भी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की क्या हो, फंक्शन हो सकता है। एक्स वाई जेड किसी अन्य पर या अन्य के क्या हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं। जैसे अपन मान लें, एग्जाम्पल ले, जैसे आर वेक्टर है और इसको अपन क्या कर दें, T1 प्लस T2 आई कैप लिख दिया अपन, प्लस T1 माइनस T2 क्या लिख दिया, जे कैप, और प्लस T1 इंटू T2 क्या लिख दिया, के कैप। इसका मतलब ये क्या है x, ये क्या है दोस्तों y, और ये क्या है z। ठीक है भाई, ये एक्स वाई जेड है, यही तो हुआ। r इज द वेक्टर ऑफ x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। इसका मतलब x की जगह T1 प्लस T2 है, ये x है, ये y है, ये z है। तो अपन ये भी हो गया कि r डिपेंड कर रहा है किस पे, x y z पे, x डिपेंड कर रहा है T1 और T2 पे, x किस पे डिपेंड कर रहा है, T1 और T2 पे। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि r इज द फंक्शन ऑफ x y z, ठीक है, लेकिन x इज द फंक्शन ऑफ T1 T2। भाई T1 और T2, T1 प्लस T2 हो चाहे डिपेंडेंट है, तो अपन x इज द फंक्शन ऑफ x T1 T2, y इज द फंक्शन ऑफ T1 T2 और z इज द फंक्शन ऑफ z T1 T2। इस हिसाब से भी लिख दिया अपन ने। लेट अपन ने क्या मान लिया कि t बराबर क्या मान लिया, T1 T2 मान लिया। ये है, एक कर लिया इनको, T1 T2 को अपन क्या कर लिया, अपन ने एक कर लिया। तो अपन यहां x इज द फंक्शन ऑफ t, y इज द फंक्शन ऑफ t और z इज द फंक्शन ऑफ t। यानी ये क्या हो सकता है, x इक्वल्स टू xt, y इक्वल्स टू y इज द फंक्शन ऑफ t और z इक्वल्स टू z इज द फंक्शन ऑफ t। यानी एक कोऑर्डिनेट ये था कि r इज द फंक्शन ऑफ x y z, x y z इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल यानी T1 T2। यानी इस हिसाब से क्या हो रहा है, ये फंक्शन के फंक्शन होते जा रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, x इज ए फंक्शन ऑफ t, तो हम क्या कह सकते हैं, x इज ए फंक्शन ऑफ t। x किसका फंक्शन है, t का। y इज ए फंक्शन ऑफ t, यहां से ऑफ t, एंड z इज ए फंक्शन ऑफ t। और इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, फंक्शन के फंक्शन, फंक्शन के फंक्शन। इस रूप में यदि अपन उसे लिखें तो ऐसा स्पेस, भाई बहुत सारी डायमेंशन होगी ना, बहुत सारी इसमें डायमेंशन होगी, 3 डायमेंशन तक तो वेक्टर है, लेकिन ये तो फंक्शन के फंक्शन है और फंक्शन के फंक्शन भी कितने हो सकते हैं, n। तो इसे अपन क्या कहते हैं, इसे ही टेंसर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, टेंसर कहा जाता है। या अपन ये कह सकते हैं अर्थात ऐसा स्पेस जिसमें n डायमेंशन संभव हो। कैसा स्पेस, ऐसा स्पेस जिसमें n डायमेंशन संभव हो, इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, टेंसर कहते हैं। अर्थात ऐसा स्पेस जिसमें n डायमेंशन क्या हो, संभव हो, क्या कहलाता है, टेंसर कहलाता है। n डायमेंशनल स्पेस को। तो अब अपन इसे लिखें कैसे दोस्तों, इसको तो अपन इसको लिखने का क्या प्रयास करते हैं, अब अपन इसको लिखते हैं, इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं, इसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। ये बेसिक है, बेसिक नॉलेज अबाउट टेंसर। कैसे लिखें भाई, 3 डायमेंशन के लिए तो अपन ने x y z ऐसे लिखा। अब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, r वेक्टर इक्वल्स टू r x1, x2, x3 एंड सो ऑन, क्या हो गया xn। यानी अपन ने इस पोजीशन को क्या लिख दिया, n डायमेंशन के लिए लिख दिया। तो ये क्या हो गया, n डायमेंशन। किसके लिए लिख दिया दोस्तों, n डायमेंशनल स्पेस में पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है, इस स्पेस में पोजीशन वेक्टर को अपन ने लिख दिया। किसको लिख दिया, स्पेस में पोजीशन वेक्टर को लिख दिया। और इन जनरल, ये जनरल में अपन चाहे अब कितना ही डायमेंशन हो, 1 हो 2 हो तो 2 ले लेंगे, 3 हो तो 3 हो लेंगे, n डायमेंशनल के लिए तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसका ये क्या है, टेंसर एनालिसिस में अपन ऐसा करते हैं। और इसको छोटे रूप में लिखना चाहे तो r वेक्टर इज द फंक्शन ऑफ r फंक्शन ऑफ x i। अपन ने क्या लगा दिया, सुपरस्क्रिप्ट लगा दिया, सफिक्स जिसे अपन बोलते हैं। ऊपर यदि किसी अक्षर के x ऊपर लगता है, नीचे लगता है, तो इन दोनों को मिला के तो दोस्तों बोला जाता है सफिक्स। क्या बोला जाता है, चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ। ऊपर जिसको लगाते हैं उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोला जाता है, सुपर स्क्रिप्ट, ऊपर वाले को। और इसके नीचे जो लगता है पैर में उसको क्या बोला जाता है, सब स्क्रिप्ट।
क्या बोला जाता है? सबस्क्रिप्ट। और इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है? ये तो क्या है, r इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 xn, सुपर स्क्रिप्ट लगा दिया मैंने, या नीचे भी लगा सकते हो, अभी लिखेंगे अपन। इसको शॉर्ट में अपन ने क्या लिख दिया, r इज द फंक्शन ऑफ xi, और i इज वेरी फ्रॉम 1 to n, 1 2 3 एंड n तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये जो लिखा है आपने, ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट। क्या लिखा है? सुपर स्क्रिप्ट, या इसको अपन क्या बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे। यानी लिखने का तरीका हो गया, शॉर्ट में लिखने का तरीका। यानी n डायमेंशनल स्पेस को अपन ने क्या लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया, वेयर i इज वेरी फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। तो समझ में आ गई बात कि 3 डायमेंशन के लिए क्या, किसको अपन कर रहे थे, वेक्टर को। फिर वेक्टर में यदि r फंक्शन है xyz, लेकिन xyz किसी दूसरे फलन पे डिपेंडेंट कर रहे हैं, दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, जैसे t1 t2 पे, इस हिसाब से तो x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज ए फंक्शन ऑफ t, z इज ए फंक्शन ऑफ t एंड xyz ऑलरेडी फंक्शन किसके हैं, r के। तो यदि ये तो 3 डायमेंशन है, ऐसे ही अपन n डायमेंशन के लिए क्या लिख सकते हैं दोस्तों, r वेक्टर इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 एंड xn। यानी n डायमेंशन स्पेस के लिए किसी फिजिकल क्वांटिटी को अपन डिफाइन करते हैं, तो इसे अपन क्या कहते हैं कि ऐसा स्पेस, टेंसर क्या है कि एक ऐसा स्पेस या फिजिकल क्वांटिटियों का ऐसा स्पेस जिसमें फिजिकल क्वांटिटी की कितनी, n डायमेंशन संभव हो सके। दोस्तों आपने देखा होगा मैकेनिक्स में अपन देखते हैं x1 x2 x3 x4, ये आपने देखा होगा x y z, और चौथा कोऑर्डिनेट आप सारे लोग जानते हो आइटा ct, तो 4 तक तो आप जानते ही हो। ऐसे ही मैथमेटिक्स में बहुत सारी डायमेंशन क्या हो सकती है, संभव हो सकती है। तो इसको अपन ने शॉर्ट में क्या लिख दिया, r इज द फंक्शन ऑफ xi। ऐसे ही अपन क्या लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड कर रहा है कि आप ऊपर लिख रहे हो या नीचे लिख रहे हो। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, r इज द फंक्शन ऑफ r x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन xm। और जहां पर क्या है, ये इसको अपन क्या कह सकते हैं, m डायमेंशनल स्पेस, n डायमेंशन, और यहां क्या है, m डायमेंशनल स्पेस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका, r इज द वेक्टर ऑफ r, और इसको अपन लिख सकते हैं xj, और j इज वेरी फ्रॉम 1 2 3 एंड कहां तक, m तक वेरी कर सकता है, ठीक है। तो यहां से ये दोनों जो अपन ने लिखे हैं, ये वाला और यहां से दोस्तों क्या है, स्टार्टिंग ऑफ टेंसर है। यहां से क्या है, स्टार्टिंग ऑफ टेंसर है। तो टेंसर को अपन कोई कहे तो अपन क्या कह सकते हैं, टेंसर को मल्टी डायमेंशनल स्पेस, टेंसर को अपन क्या कह सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल वेक्टर। तो टेंसर की डेफिनेशन अपन दें तो अपन क्या कह सकते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसके डायमेंशन क्या हो, मल्टी, n+1 भी हो सकते हैं, बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं। तो अपन क्या डिफाइन करें, मल्टी डायमेंशनल वेक्टर, मल्टी डायमेंशनल वेक्टर। लेकिन आपने जब भी आपके गुरुजी ने पढ़ाया तो आपको लोगों ने ये कहा होगा कि टेंसर इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज तो वो हो गई दोस्तों जिनकी डायमेंशन होती नहीं है, और एक अपन क्या कर रहे हैं, टेंसर क्या है, मल्टी डायमेंशनल वेक्टर है कि इसमें n डायमेंशन पॉसिबल हो। और ये वेक्टर तो है ही, लेकिन स्केलर कब है, स्केलर अपन क्या कह सकते हैं कि वो वेक्टर जिसकी डायमेंशन क्या हो, 0 डायमेंशनल वेक्टर। यानी स्केलर को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, टेंसर स्केलर, इसको अपन ऐसे डिफाइन करेंगे, 0 डायमेंशनल वेक्टर, कि ऐसा वेक्टर जिसकी डायमेंशन हो ही नहीं, तो उसको अपन क्या कहेंगे, स्केलर। तो टेंसर वेक्टर भी है और टेंसर क्या है दोस्तों, स्केलर भी है। इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं अपन, डायमेंशन के हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं। 0 डायमेंशनल वेक्टर क्या है, स्केलर है, और 1 डायमेंशनल टेंसर, 0 डायमेंशनल टेंसर क्या है, स्केलर। तो 0 डायमेंशनल टेंसर स्केलर है, और 1 डायमेंशनल टेंसर क्या है, वेक्टर है। तभी तो अपन इनको क्या कहते हैं, ये फॉर्म आती है कि जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ टेंसर इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। समझ में आ गई बात। अब अपन बात कर रहे हैं, सो वी कैन से दैट
सो वी कैन से दैट, इन दोनों के आधार पे अपन क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट, टेंसर इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ, टेंसर इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। कि वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज का क्या है दोस्तों, जनरलाइज फॉर्म है, उसे अपन क्या कहेंगे, टेंसर कहेंगे। समझ में आ गई बात। अब इसको मिटा दे रहा हूं। अब अपन आगे बात करते हैं दोस्तों। क्या बात करें कि सफिक्स लगाना, सुपरस्क्रिप्ट लगा रहे हैं चाहे सबस्क्रिप्ट लगा रहे हैं, वो एक जैसा अपन का तरीका होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, वापस अपन लिख रहे हैं अगेन पुनः, कि जैसे अपन r को लिख रहे हैं, r इज द फंक्शन ऑफ x1 इज द फंक्शन ऑफ x2 x3 एंड सो ऑन xn। आपको ये घात नहीं समझनी है, 1 2 3 ये घात नहीं है दोस्तों, ये वेरिएबल है। यहां r जो वेक्टर है इज डिपेंड्स ऑन, या r इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 एंड xn। ठीक है ना। यदि घात अपन डिनोट करेंगे तो घात को अपन कैसे लिखेंगे, x ऐसे, स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, x ऐसे लिखी जाएंगी घातें। ये घात नहीं है, यहां तो केवल ये है कि r है वो x1 x2 x3 xn वेरिएबल पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। माना अपन ने मान लिया, लेट x1 x2 x3 जो वेरिएबल है दोस्तों, वो भी किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ये भी किसी पे डिपेंड कर रहे हैं, ये भी किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंड है, अपन ऐसा मान सकते हैं। कैसे, जैसे x1 जो वेरिएबल है, x1 इज द फंक्शन ऑफ u1 u2 u3 so on एंड un। कि ये जो r जो फंक्शन था, r फंक्शन है किसका, x1 का है, और x1 इज द फंक्शन ऑफ u1 u2 u3 एंड un। ऐसे ही x2 इज द फंक्शन ऑफ किसका, u1 u2 u3 एंड so on un। ऐसे ही एंड so on, इस हिसाब से। तो xn इज द फंक्शन ऑफ xn u1, u2, u3 एंड un। अब ये कैसे लिखा, इसको अपन कैसे लिखें, तो इसको अपन एक साथ यदि छोटे रूप में लिखना चाहें तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि x1 xi, इसको एक शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं xi, और xi इज द फंक्शन ऑफ u1 u2 u3 एंड un। I इज वेरी फ्रॉम 1 2 3 एंड n, I इज वेरी फ्रॉम 1 2 3 एंड n। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, xi बराबर xi, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, uj। क्या लिख सकते हैं, uj। जहां j है वो वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, ये m लगा लो, m 1 2 3 एंड m तक, और i कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 2 3 एंड सो ऑन n तक। समझना बात को, कि r है वो फंक्शन है किसका, x1 वेरिएबल, x2 x3 एंड xn वेरिएबल का। बहुत ध्यान से, वरना तो टेंसर गड़बड़ हो जाएगा। बहुत ध्यान से, ये बेसिक्स है, यहां से आपका सिलेबस स्टार्ट नहीं है दोस्तों। केवल और केवल ये है कि वही टेंसर आया क्यों, कैसे क्यों इसको पढ़ रहे हैं, और क्या इसके कारण है, और कैसे इसको लिखा जाता है। केवल ये चीज इस वीडियो में अपन पढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान से, r है वो किस पे डिपेंडेंट है, x1 x2 x3 xn, यानी ये वेरिएबल हैं जिन पे r डिपेंडेंट है। और अपन ये मान रहे हैं कि x1 इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, किसका, u1 u2 u3 एंड un का, um का फंक्शन है। n यहां ले लिया तो यहां m लिया है। x2 ऐसे ही, x2 भी फंक्शन किसका है, u1 u2 u3 एंड um का है। ऐसे ही xn इज द फंक्शन ऑफ xn u1 u2 u3 एंड un। तो इन तीनों को अपन एक साथ कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, xi इज द फंक्शन ऑफ u1 u2 u3 एंड um। इसको अपन ने एक साथ क्या लिख दिया, xi uj, यानी इसको अपन ने छोटे फॉर्म में लिख दिया। किस में लिख दिया दोस्तों, इसको अपन ने छोटे फॉर्म में लिख दिया। यानी अपन लिख सकते हैं
आई, और एक्स आई इज द फंक्शन ऑफ यू जे, जहां जे है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, यहां तक। ठीक है, अब अपन ने क्या लिखा, अपन ने लिखा देखो ध्यान से, आर है एक्स आई का फंक्शन, आर किसका फंक्शन है भाई, एक्स आई का फंक्शन है, इसका एक्स आई ये रहा, और एक्स आई किसका फंक्शन है, एक्स आई फिर फंक्शन किसका है, एक्स आई फिर फंक्शन है किसका, यू का फंक्शन है। एक्स आई किसका फंक्शन है, आर फंक्शन है एक्स आई का, इसका, यानी इसको अपन ने क्या लिख दिया, x1 x2 x3, इसको क्या लिख दिया एक्स आई, और ये किस पे डिपेंडेंट कर रहा है, आर पे, तो आर है वो एक्स आई का फंक्शन है, और एक्स आई फिर फंक्शन है किसका, यू का या यूजे का, किसका फंक्शन है भाई, यूजे का, अर्थात आर, इसको लिखने का तरीका क्या है, अर्थात अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको कि आर इज द फंक्शन ऑफ आर एक्स आई, आर इज द फंक्शन ऑफ किसका हो गया, एक्स आई, और एक्स आई किसका फंक्शन है दोस्तों, एक्स आई इज द फंक्शन ऑफ एक्स आई और किसका, यूजे का। ये शॉर्ट में लिखने का तरीका हो गया इस पूरी इंफॉर्मेशन को, आर इज द फंक्शन ऑफ आर एक्स आई और एक्स आई इज द फंक्शन ऑफ एक्स आई यूजे। ये क्या है दोस्तों, इसका लिखने का तरीका है, क्या है, लिखने का तरीका, कि इसी प्रकार से इसको लिखा जाता है। ठीक है, बड़ी से बड़ी चीजों को या बड़ी से बड़ी फिजिकल क्वांटिटियों को शॉर्ट रूप में लिखने का तरीका क्या है दोस्तों, टेंसर है। क्या है, लिखने की परंपरा। और ऐसा क्यों लिखते हैं, ये लिखने की परंपरा है, इस परंपरा को अपन तोड़ नहीं रहे, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, बुक्स में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। तो बड़ी से बड़ी फिजिकल क्वांटिटीज को शॉर्ट में जो लिखने का तरीका है उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, टेंसर। क्या कहते हैं, टेंसर। तो टेंसर समझ में आ गई। जनरलाइज फॉर्म ऑफ, हमेशा जब भी पीजी को स्टार्ट किया जाता है या सिंपल सी एक डेफिनेशन बताई जाती है कि जनरलाइज फॉर्म ऑफ वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज इज नोन एज टेंसर, लेकिन ये पता नहीं होता कि वास्तव में टेंसर है क्या। आज मैंने आपको कोशिश की है इसको बताने के लिए कि टेंसर क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है। अब इस वीडियो को एक बार या दो बार आप जैसे ही ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में यह आएगा कि वास्तव में टेंसर तो यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि कितने बड़ी स्पेस को, एन डायमेंशनल स्पेस को एक छोटे से रूप में डिनोट करने का तरीका क्या है दोस्तों, टेंसर है। और इसकी स्टडी अपन कर लेंगे, उसको अपन क्या कह देंगे, टेंसर एनालिसिस, की कैसे इनको जोड़ेंगे, कैसे इनको घटाएंगे, कैसे इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें क्या आ जाएंगी, टेंसर एनालिसिस के अंदर आ गई। तो टेंसर समझ में आ गया कि टेंसर क्या है। अब देखिए दोस्तों, आइंस्टीन, अब ये जो अपन ने बड़ी क्वांटिटीज, जैसे अपन बड़ी क्वांटिटीज का सम करते हैं दोस्तों, तो वहां समेशन को काम में लेते हैं। तो आइंस्टीन का टेंसर एनालिसिस में आइंस्टीन महोदय आए और आइंस्टीन ने क्या दिया, समेशन कन्वेंशन। आइंस्टीन का समेशन कन्वेंशन, इसको आपको इंपॉर्टेंट है, आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन। आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन क्या कहा आइंस्टीन ने, यह लिखने का तरीका है या परंपरा है। आइंस्टीन ने क्या कहा कि सिग्मा को लेकर, जो समेशन है सिग्मा योग करने को लेकर, उन्होंने क्या किया, सिग्मा को रिप्लेस किया, एक रूल दिया इस सिग्मा के लिए। क्या, कैसे दिया, आप जानते हो, सिग्मा आर, और आर बराबर क्या है 1 2, आर बराबर 1 2 3, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी हो तो आर की वैल्यू 1 रखेंगे, आर की वैल्यू फिर 2 रखेंगे, फिर आर की वैल्यू 3 रखेंगे, यानी आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसे ही करते हैं, सिग्मा को ऐसे लिखा जाता है। ऐसे ही सिग्मा, जैसे आर इक्वल्स टू 1 2 3, आर एस अपने पास में हो, ठीक है, तो ये तो आर की वैल्यू है, एस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपन 1 रखेंगे, तो एस इंटू 1, आर की वैल्यू 1 रखेंगे, प्लस एस इंटू 2 प्लस एस इंटू 3, ये हो गया। ऐसे ही आगे भी इसका लिखने का तरीका क्या है दोस्तों, जैसे r इक्वल्स टू 1 2 3 या r इक्वल्स टू 1 2 4, और ये क्या लिखा अपन ने 3r, तो यहां क्या लिखेंगे अपन 3 1 प्लस 3 2 प्लस 3 3 और प्लस 3 4। ठीक है, अब दोस्तों देखो एक चीज मैं लिख रहा हूं, r इक्वल्स टू r 0 2 3 और यहां मैंने लिखा 2। अब इसको लिखने का क्या तरीका होगा कि ये तो यहां कांस्टेंट है, r तो दिया हुआ ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे अपन। तो अब
अपन ये लिखेंगे जब r की वैल्यू 0 हो तब भी ये टो आएगा, r की वैल्यू 1 है तब भी ये 2 ही आएगा, r की वैल्यू 3 है तब भी ये 2 आएगा, और r की वैल्यू 0 है 2 आया, r की वैल्यू 1 है तो भी 2 आएगा, r की वैल्यू 2 है तो भी 2 आएगा, और r की वैल्यू 3 है तो भी ये 2 आएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा 8। जबकि बच्चे इसका आंसर कितना करके आएंगे 6 करके आएंगे, क्योंकि r बराबर 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे। जबकि ये क्या है कि r इक्वल्स टू 0 रखोगे तो भी वैल्यू 2 आएगा, क्योंकि r 0 रखे कहाँ, है ही नहीं अपने पास में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी जनरल यदि क्वेश्चन आ जाए तो भी अपन को ये ध्यान रखना है। एन नहीं लगाना है, कई बच्चे एन लगाते हैं। एन का तरीका क्या है, टेंसर यदि समझ में आ गया तो फिजिक्स में इससे कॉम्प्लिकेशन कुछ है नहीं, मतलब यदि कॉम्प्लिकेशन है तो इसी में है, अदरवाइज और ये भी इसको ईमानदारी से पढ़ा जाएगा तो बहुत आसान है। ठीक है, देखिए दोस्तों कि r इक्वल्स टू 1 to n और क्या है k है। इसका मतलब क्या है कि r की वैल्यू 1 होगी तो भी इसका मान के, 2 होगी तो भी इसका मान के, 3 होगी तो भी इसका मान के, 4 होगी तो भी इसका मान के, और एंड सो ऑन n होगी तो भी इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा k इंटू एन। लेकिन इसका k इंटू एन नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान में लिखना है। तो सिग्मा को लेकर ये जो समेशन है दोस्तों, ये जो समेशन है इसको लेकर, यानी सिग्मा को लेकर आइंस्टीन ने क्या दिया, एक कन्वेंशन दिया, जिसे क्या कहते हैं, सिग्मा को लेकर आइंस्टीन ने एक कन्वेंशन एक परिपाटी कन्वेंशन दिया, जिसे अपन क्या कहेंगे, आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन। क्या कहेंगे, आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन। क्या कहेंगे दोस्तों, आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन। कैसे, इसको कैसे समझेंगे, देखो लेट अपने पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी, उसको मैं लिख रहा हूं a1 x1 प्लस a2 x2, ध्यान से समझेंगे, a2 x2 प्लस एंड सोन प्लस a3 x3 एंड सोन प्लस an xn। ठीक है, और इसको लिखें तो इसको लिखने का तरीका अपने पास में ट्रेडिशनल तरीका अपना क्या है, i बराबर 1 to n, और इस दोनों वेरी कर रही हैं तो ai और मल्टीप्लाई में है तो xi। ये अपने पास में लिखने का तरीका है, लिख सकते हैं ना, लिखा जाता है और लिख सकते हैं इसको। भाई इस पूरी को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये लिख सकते हैं, बराबर ये लिखा जाए। आइंस्टीन ने क्या कहा कि जब अपन इंडिसेस को वेरी कर रहे हैं और ऑलरेडी जब अपन को पता है तो इसको सिग्मा लगाने का क्या मतलब है, तो आइंस्टीन ने सिग्मा को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। आइंस्टीन ने कहा इस क्वांटिटी को आप ये लिखो खाली ai xi, इसको खाली ये लिखो, और i इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। सिग्मा गायब, सिग्मा को आइंस्टीन ने क्या कर दिया, गायब कर दिया, और i भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये चीज क्या है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि i इज वेरी फ्रॉम 1 to n एंड दिस i इज आल्सो वेरी फ्रॉम 1 to n। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पीछे जो सिग्मा लगा हुआ है उसको गायब कर देना, ये क्या कहलाता है, आइंस्टीन का समेशन कन्वेंशन कहलाता है। सेम सफिक्स, अब देखो एक चीज का और ध्यान रखना, यहां भी आई है और यहां भी आई है, सेम सफिक्स ऊपर नीचे है। क्या है दोस्तों, सेम सफिक्स ऊपर नीचे है, तो ऐसे सफिक्स को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, डमी। क्या कहते हैं, डमी सफिक्स कहते हैं। क्या कहा जाता है, डमी सफिक्स कहा जाता है। डमी सफिक्स का मतलब क्या है, आई जो है यहां पर आई, इसको अपन क्या कहेंगे, डमी। इस आई को दोस्तों अपन क्या कहेंगे, डमी सफिक्स कहेंगे। इस डमी सफिक्स का मतलब क्या है कि इस आई को यदि अपन किसी भी इंडिसेस से रिप्लेस कर दें, किसी भी सबस्क्रिप्ट से रिप्लेस कर दें, जैसे मान लो मैं इसको क्या लिखूं, जे लिख दूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इस फिजिकल क्वांटिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए जे और एक्स जे, तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब भी इसका मतलब क्या है, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 एंड सो ऑन an xn, तब भी इसका मतलब ये भी है। यानी सेम फिक्स, सेम इंडिसेस को ऊपर नीचे, या इसको यहां रिप्लेस कर दो, इसको यहां रिप्लेस कर दो, इसको यहां कर दो, चाहे इसको यहां कर दो, या कुछ भी और लिख सकते हो आप, a के x के, तो भी इसका मतलब क्या है, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 एंड an
एक्सएन। यानी आप अपना नाम भी यहां लिख सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात डमी सफिक्स को आप किसी से भी क्या कर सकते हो, किसी अन्य इंडिसेस से क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। जैसे ये आई है तो जे कर सकते हो, के कर सकते हो, एम कर सकते हो, क्यू कर सकते हो, कुछ भी रिप्लेस आप कर सकते हो ऐसे सफिक्सों पे जिससे रिप्लेस करने से कोई फलन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे अपन क्या कहते हैं, डमी सफिक्स कहते हैं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि ए आई एक्स आई बराबर ए जे एक्स जे बराबर ए के एक्स के एंड सोन, कोई भी मतलब क्या कर सकते हैं, इस फलन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो ये जो लिखने का तरीका है दोस्तों, वो किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया। किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया। एक बात उन्होंने कही, क्या कही कि जैसे मान लो, समझ में आ गया होगा, आइंस्टीन का समेशन कन्वेंशन क्या कहता है कि सिग्मा को हटा दो और ये इंडिसेस जिसके बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा फलन पे, उसको अपन क्या कहते हैं, डमी इंडिसेस या डमी सफिक्स कहते हैं। ठीक है। अब देखो, यदि मान लो कोई फंक्शन ऐसे लिखा हुआ हो, ध्यान देंगे बात को, यदि कोई फंक्शन ऐसे लिखा हो जैसे a1 के x1 प्लस a2 के x2 प्लस a3 के x3 एंड सो ऑन an के xn। ठीक है। और इसको अपन क्या कर दें, i बराबर 1 to n। ठीक है। और ai के, और इसको अपन ने लिख दिया xi। तो इसमें आपको ये सिग्मा अपन ने गायब कर दिया, तो ai के और ये क्या है दोस्तों, xi। ठीक है। तो अब सिग्मा गायब करने के बाद में इसमें i है, वो तो दोस्तों क्या है, डमी। i है वो तो क्या है, डमी इंडिसेस है। लेकिन k, बट k क्या है, रियल इंडिसेस है या रियल सफिक्स है। यानी इसको अपन क्या नहीं कर सकते, किसी दूसरे सफिक्स के साथ में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। ये आइंस्टीन का समेशन कन्वेंशन है। जैसे सपोज अपन किसी दूसरी क्वांटिटी को ऐसे लिख रहे हैं, a1m x1 प्लस a2m x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an m और xn। ठीक है। इसको अपन क्या लिखें, बराबर क्या हो गई, aim xi। तो यहां भी m, यहां भी m क्या है, m, यहां भी m है, वो रियल सफिक्स है। क्या है, m रियल सफिक्स है। यानी अपन क्या कर सकते हैं कि डमी इंडिसेस को तो अपन रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन रियल इंडिसेस को अपन रिप्लेस नहीं कर सकते। तो यहां मैं लिख देता हूं क्या, कि ai के xi को आप क्या लिख सकते हो, aj के xj लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो आप, am के xm लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो। लेकिन m तथा k जो रियल सफिक्स है को रिप्लेस नहीं कर सकते। को क्या नहीं कर सकते दोस्तों, इनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ये इंडिसेस के बारे में थोड़ी सी कंसेप्ट है। आइंस्टीन का समेशन साइन कन्वेंशन है। समेशन कन्वेंशन जिसे अपन बोलते हैं, वो चीज़ें हैं जिनको अपन को समझ में आई होंगी। बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आए। बहुत शांति से वीडियो आप देखोगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, तो आपको टेंसर दोस्तों समझ में आने लग जाएगी। आइंस्टीन का समेशन कन्वेंशन है, केवल सिग्मा को हटा दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और टेंसर क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी जो बहुत बड़े लेवल पे है, एंड डायमेंशनल स्पेस को एक छोटे रूप में लिखने का तरीका क्या है, वो टेंसर एनालिसिस है। और टेंसर एनालिसिस में वेक्टर भी होते हैं जिनकी एक डायमेंशन होती है,
जिनकी 0 डायमेंशन नहीं होती वो भी होते हैं, और जिनकी 2 डायमेंशन होती हैं वो भी होते हैं, जिनकी 3 होती हैं वो भी होते हैं। और n डायमेंशनल स्पेस को अपन वेक्टर के माध्यम से क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस बात को आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों कि टेंसर जो क्वांटिटियां हैं, अब उनमें अपन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं कोऑर्डिनेट्स का। जैसे अपन आप करते हो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कि एक इमेजिनरी प्लेन को आप एक रियल प्लेन में क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो, वैसे ही अपन को क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स कैसे, देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। माना कोई वेरिएबल है एक्स डेस, माना कोई वेरिएबल एक्स डेस, ध्यान से देखना ये डेस है दोस्तों, एक्स डेस 1, क्या है ये एक्स डेस 1, ये एक्स डेस है और ये 1 है। ध्यान से एक्स डेस 1 जो किस पे निर्भर कर रहा है, जो x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn वेरिएबल पर निर्भर कर रहा है, पर डिपेंड करता है, पर डिपेंड करता है। अपन ने माना कि ये एक दूसरे सिस्टम का वेरिएबल है और ये एक दूसरे सिस्टम का वेरिएबल है। जैसे इसको अपन क्या कहते हैं, एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसको अपन क्या कहते हैं, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि एक जो कोई घटना है वो एस फ्रेम में हो रही है, दूसरी घटना एस डेस फ्रेम में हो रही है, ठीक है। या एक्स डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोऑर्डिनेट, एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, जैसे लिखने का तरीका है एक्स डेस 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स डेस 1 इज द फंक्शन ऑफ x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn। ये लिखने का तरीका है। ऐसे ही एक्स डेस 2 बराबर एक्स डेस 2 इज द फंक्शन ऑफ x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn। ऐसे ही दोस्तों एक्स डेस n, एक्स डेस 3 भी आ जाएगा, यहाँ पर एक्स डेस 4 भी आ जाएगा, एक्स डेस 5, एंड इसी हिसाब से एक्स डेस n इज द फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, x1, x2, x3 एंड सो ऑन क्या हो जाएगा, xn। इस हिसाब से अपन ने लिख दिया इनको। तो ये जो है, ये तो क्या है दोस्तों, एक स्पेस, अलग स्पेस है, और ये x1, x2, x3, x1, x2, x3 ये क्या है, कोई दूसरा स्पेस है, ठीक है, दूसरा, यानी ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और अपन क्या कर रहे हैं, इनको एक दूसरे में क्या कर रहे हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जैसे गैलीलियन आप मैकेनिक्स में पढ़ते हो, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं अपन। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स में देखो बात करते हैं अपन थोड़ी सी। W बराबर आप लोग लिखते हो FZ, यानी W है, F है वो फंक्शन है किसका, Z का, और अपन ने मान लिया कि इसमें कोई फंक्शन है, W को U प्लस आइटा V, और फंक्शन को अपन ने लिख दिया Z स्क्वायर प्लस Z, लिख दिया। आप ये भी जानते हो कि Z बराबर क्या है दोस्तों, x प्लस आइटा y होता है। इसको इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो u प्लस आइटा v बराबर, ये खाली समझने के लिए है इसको, ये क्या हो गया, x प्लस आइटा y का होल स्क्वायर प्लस x प्लस आइटा y। इसको जैसे अपन सोल्व करेंगे तो u बराबर तो कितना आ जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके तुलना करोगे प्लस x प्लस आइटा y, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ये तो आ जाएगा u बराबर, ठीक है। और v बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, v बराबर आ जाएगा 2xy प्लस वाई। तो अपन यहां क्या लिख सकते हैं कि u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, u किसका फंक्शन है, xy का है। ऐसे ही v इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी अपन क्या कर रहे हैं कि uv प्लेन से इसको किस प्लेन से रिलेट कर रहे हैं, uv प्लेन को xy प्लेन से रिलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, यूवी प्लेन को xy प्लेन में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, यानी एक प्लेन से दूसरे प्लेन में क्या हो रहा है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और ये क्या है, फंक्शन को लिखने का तरीका। जैसे अपन ने ये लिखा है, ये जो चीज है वो ये चीज है, u इज द, जैसे u इज द फंक्शन ऑफ u xy, वैसे ही x डेस 1 इज द फंक्शन ऑफ x डेस 1, x1, x2, x3। तो ये तो क्या है, दूसरा स्पेस, और ये क्या है, कोई दूसरा स्पेस है, और दोनों में अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन। यानी एक ये दो कोऑर्डिनेट है,
तो दो कोऑर्डिनेट है तो अपन क्या कहते हैं, एक प्लेन का दूसरे प्लेन में ट्रांसफॉर्मेशन। प्लेन दो कोऑर्डिनेट टू से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, एक प्लेन बनता है। तो अपन क्या कहते हैं कि एक प्लेन का दूसरे प्लेन में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसे ही अपन इसको, ये n डायमेंशनल है। अब देखो हाँ, अब देखो यहां से मैं ये बात रिलेट कर रहा हूं, चूंकि लिख दे रहा हूं u एक्स वाई एंड v एक्स वाई, u एक्स वाई और v एक्स वाई दोनों एक्स वाई के फलन है, दोनों एक्स वाई के फंक्शन है, दोनों एक्स वाई के फंक्शन है। अतः टेंसर में भी, अतः टेंसर में भी कौन से, एक्स डेस 1 कोमा एक्स डेस 2 एंड सो ऑन एक्स डेस n में भी क्या होंगे, में भी प्रत्येक वेरिएबल किसके, एक्स डेस, x2 डेस, x3 डेस एंड xn। ये डेस नहीं है कि x डेस और x1, x2, x3, xn का क्या है, फंक्शन है। यानी x डेस है वो इन सारों पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि एक n डायमेंशनल स्पेस को, ये कितनी डायमेंशन है n, और ये इधर भी कितनी डायमेंशन है n, तो अपन ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि एक n डायमेंशनल स्पेस को एक n डायमेंशनल स्पेस को दूसरे n डायमेंशनल स्पेस में ट्रांसफॉर्मेशन, n डायमेंशनल स्पेस को दूसरे n डायमेंशनल स्पेस में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी ये क्या है, एक n डायमेंशनल स्पेस का दूसरे n डायमेंशनल स्पेस में क्या है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन है। बस एक चीज आपको यहां ध्यान रखनी है कि ये क्या होने चाहिए, जो फंक्शन है ये क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए और सतत होने चाहिए। ये फंक्शन जो है, फंक्शन क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए एक तो, यानी एक बार में एक ही वैल्यू होनी चाहिए, और दोस्तों दूसरी बात क्या है, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि तभी एक n डायमेंशनल स्पेस का दूसरे n डायमेंशनल स्पेस में क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाएगी। यानी इसे अपन क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन किसका, एक n डायमेंशनल स्पेस का दूसरे n डायमेंशनल स्पेस में ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। लेकिन इसमें जो ये फंक्शन है दोस्तों, ये क्या होने चाहिए, एक बार में एक मान ही देने चाहिए, और क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। ये इसके लिए कंडीशन है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 अपन बोल सकते हैं सबको, आपको ध्यान में रखना है समीकरण 1 को। इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करें, समीकरण 1 को कैसे लिखें अपन, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, क्योंकि टेंसर क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। तो देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, पूरे को एक्स डेस आइटा, आइटा लिख दिया अपन ने, बराबर एक्स डेस आइटा, और इसको अपन ने क्या लिखा, x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn लिख दिया। इसको ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट कहते हैं। इस इक्वेशन को अपन क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको अपन कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट। और जहां i, ये जो i लिखा है, i इज वेरी फ्रॉम 1 2 3 एंड n तक वेरी कर रहा है। ठीक है, अब ये भी अपन कह सकते हैं, इफ x डेस आइटा इज फंक्शन ऑफ x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn, और सिंगल वैल्यू एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ x1, x2 एंड सो ऑन xn। ये दो तरीके हैं इसको, या तो अपन कहते हैं कि ऑलरेडी यदि ये सिंगल वैल्यूड और कॉन्टिन्यूअस है तो अपन क्या कह सकते हैं, x डेस I इज फंक्शन ऑफ x1, x2, x3 एंड xn वेरिएबल, और सिंगल वैल्यू एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ
x1 x2 एंड xn, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन की कैसे अपन ट्रांसफॉर्मेशन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे या एक n डायमेंशनल स्पेस से दूसरे n डायमेंशनल स्पेस में कैसे अपन ट्रांसफॉर्म करें। अब दोस्तों देखिए डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये समीकरण 1 और इसको समीकरण लिख दो 2। आगे मैं एक चीज बताऊंगा इन दोनों इक्वेशनों पे रिलेटेड। अब देखो दोस्तों क्या है बात है, डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन। जैसे सपोज f इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, f क्या है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। f इज द फंक्शन यानी ये f है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है, f है वो y पे भी डिपेंड कर रहा है और f है वो z पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव df अपॉन dt लिखने का तरीका क्या है दोस्तों, डेल्टा f अपॉन डेल्टा x पार्शियल डिफरेंशिएशन और dx अपॉन dt इसका टोटल टाइम डेरिवेशन। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा f अपॉन डेल्टा y dy अपॉन dt, ऐसे ही डेल्टा f अपॉन डेल्टा z और dz अपॉन dt, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, और भी क्या है, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dt गायब कर दो, वैसे गायब होता नहीं है, अपन अपनी सुविधा के लिए इसको गायब कर रहे हैं। dt को गायब कर दिया तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, डेल्टा f अपॉन डेल्टा x इंटू डी एक्स प्लस डेल्टा f अपॉन डेल्टा y इंटू डी वाई और प्लस डेल्टा f अपॉन डेल्टा z और इंटू डी जेड। ये क्या है दोस्तों, किसी भी फंक्शन को लिखने का तरीका है। इसमें ये जो है ये किसको शो करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन को। किसको शो करते हैं दोस्तों, पार्शियल डिफरेंशिएशन को। और ये जो dx dy और dz है ये किसको शो करते हैं, टोटल टाइम डेरिवेटिव को। किसको शो कर रहे हैं, टोटल टाइम डेरिवेटिव को। लिखने का तरीका है dt उड़ा दिया, लिखने का क्या है दोस्तों तरीका है, यानी इसको अपन इसके आधार पे लिख सकते हैं। अब ये जो आ गया तो इसके आधार पे अपन समीकरण एक कौन सा था अपना, अभी समीकरण 1 में पहली इक्वेशन है x डैश 1 बराबर क्या था, x डैश 1 इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। ये था समीकरण 1 में पहला इक्वेशन। इसके आधार पे इस इक्वेशन को अपन कैसे लिखें, देखो दोस्तों ध्यान से, dx डैश 1 dx डैश 1 ऐसे ही तो है, ये यहाँ तो 3 ही है तो 3 ही लिखा है, यहाँ क्या है ज़्यादा है तो ज़्यादा लिखेंगे। तो dx फर्स्ट डैश, अब देखो यहाँ डेल्टा f है तो बराबर डेल्टा x डैश 1 ये डैश है बटे डेल्टा x 1 और इंटू dx 1, ये डैश है दोस्तों, प्लस डेल्टा x डैश 1 ये तो 1 ही आएगा बटे डेल्टा x2 dx2 दूसरा वेरिएबल, प्लस डेल्टा x डैश 1 डेल्टा x3 dx3 एंड सो ऑन। ये क्या आ गया दोस्तों, इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा x डैश 1 डेल्टा xn और क्या हो गया dxn। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन ये थी x डैश 2 इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं अपन, dx डैश 2 बराबर डेल्टा x डैश 2 डेल्टा x2 dx 1 प्लस डेल्टा x डैश 2 डेल्टा x2 dx2 प्लस डेल्टा x डैश 2 डेल्टा x3 dx3 एंड सो ऑन डेल्टा x डैश 2 dxn और dxn। ठीक है, इन जनरल बहुत सारा लिख सकते हैं, तो इन जनरल अपन इसको क्या लिख दें दोस्तों, इन जनरल वी कैन राइट इस समीकरण 2 इन जनरल, ये रहा समीकरण 2, ये एक जनरल इक्वेशन हो गया। तो इन जनरल वी कैन राइट, क्या राइट कर सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं अपन समीकरण 2 क्या है, x डैश आइटा इक्वल्स टू x डैश आइटा इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn।
ठीक है, तो इसको अपन इस हिसाब से क्या लिख सकते हैं, डी एक्स डेस आइटा बराबर डेल एक्स डेस आइटा अपॉन डेल x1 dx1, ठीक है, यही हो गया, प्लस डेल एक्स डेस आइटा अपॉन डेल x2 dx2, ठीक है, इसके आधार पे लिख रहे हैं, एंड सो ऑन, प्लस डेल एक्स डेस आइटा डेल्टा एक्सन और डी एक्सन लिख दिया अपन। इसको और कैसे लिख सकते हैं अपन, डी एक्स डेस आइटा सिग्मा, जो वेरी कर रहा है उसके इंडिसेस लगा दें अपन, तो ये तो फिक्स है, डेल्टा एक्स डेस आइटा ये तो फिक्स है, आइटा आइटा ही आ रहा है, और ये नीचे वाला वेरी हो रहा है, तो डेल्टा एक्स जे और डी एक्स जे, और जे इज वेरी फ्रॉम 1 to n, जे को अपन ने कहाँ वेरी कर दिया, 1 to n, और इसमें क्या लगा दें, आइंस्टीन का समेशन कन्वेंशन लगा दें, आइंस्टीन का समेशन कन्वेंशन लगा दें, तो डी एक्स डेस आइटा बराबर क्या हो गया, डेल एक्स डेस आइटा अपॉन डेल एक्स जे, और क्या हो गया, डी एक्स जे, ये आ गया इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव। आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन यूजिंग आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन, इसको किसके यूज कर लिया, आइंस्टीन का समेशन कन्वेंशन यूज कर लिया, जिसमें आई की वैल्यू कहाँ है, 1 2 3 एंड एन तक है, आई की वैल्यू एन तक है, और जे की वैल्यू कहाँ से है, 1 2 3 एंड एन तक, ठीक है, तो इसमें एन इक्वेशन छुपी हुई है, कितनी, एन इक्वेशन लिख सकते हैं, या अपन कह सकते हैं कि इसमें एन इक्वेशन छुपी हुई है, तो इतनी बड़ी चीज को अपन ने क्या कर दिया, छोटी चीज में रिप्रेजेंट कर दिया, यही क्या है दोस्तों, टेंसर की एनालिसिस है या टेंसर है। यानी समझ में आ रही है बातें कि टेंसर बहुत शानदार चीज है कि बड़ी से बड़ी फिजिकल क्वांटिटीज को अपन क्या करते हैं, एक छोटे से रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इसको ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, और समीकरण एक ये वाली इक्वेशन, और इनका ये पूरा फुल फॉर्म, ये दोनों क्या कहलाती है, समीकरण 1 व 2 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कहते हैं, उनको तो क्या कहते हैं, दोनों समीकरणों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, और इसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल, क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल, और उनको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट अपन कहते हैं। समझ गए बात को। अब देखो एक क्वेश्चन अपन करते हैं, एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ फाई इज ए स्केलर फंक्शन, इफ एफ इज ए scalar function, if f is a scalar function of x1 x2 x3 and so on xn, यानी f is the function of x1 x2 x3 and so on xn, then so that, ये अपन को शो करना है, क्या शो करना है कि df इक्वल्स टू डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स आई और डी एक्स आई, ये अपन को शो करना है, ठीक है, तो देखो इसको चालू करते हैं अपन, एफ इज द फंक्शन ऑफ, अभी अपन ने किया है उसी हिसाब से, एंड सो ऑन एक्स एन, ठीक है, इसको टोटल टाइम डिफरेंशिएशन के हिसाब से लिखें, तो डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स वन डी एक्स वन प्लस डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स टू, यही तो तरीका था कि फंक्शन सेम टू सेम, पहले कोऑर्डिनेट के सापेक्ष पार्शियल और टोटल, फंक्शन सेम टू सेम दूसरे कोऑर्डिनेट के सापेक्ष पार्शियल टोटल, तो ऐसे अपन कर रहे हैं, तो ये dx2 एंड सोन डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स एन इंटू टी एक्स एन, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका, समेशन i बराबर 1 to n डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स आई, और क्या हो गया दोस्तों डी एक्स आई, अपन ने इंडिसेस से रिप्लेस कर दिया, या इसको और इंडिसेस कुछ भी ले सकते हो, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं k बराबर 1 to n डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स के और डी एक्स के, क्योंकि यह क्या है,
डमी इंडिसेस है, इनको कैसे भी रिप्लेस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर क्या लगा दिया, आइंस्टीन का समेशन कन्वेंशन, ड्यू टू आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन, आइंस्टीन का समेशन कन्वेंशन यानी सिग्मा को हटा दिया, तो ये क्या आ गया, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स आई, और क्या हो गया, डी एक्स आई। ठीक है, यहां पर आई क्या है, डमी, प्रूव हो गया, यही प्रूव करवाया, देख लो चाहे, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स आई डी एक्स आई। यहां आई क्या है, डमी सफिक्स है, क्या है ये दोस्तों, डमी सफिक्स है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स के डी एक्स के। और क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स एम डी एक्स एम, कोई फर्क नहीं पड़ा। और क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स पी डी एक्स पी, कुछ भी लिख सकते हो, डमी सफिक्स है। बस एक डमी सफिक्स को आप हमेशा याद रखना कि यदि कोई डमी सफिक्स है तो डमी सफिक्स को अपन एक सफिक्स से दूसरे सफिक्स पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, रिप्लेस कर सकते हैं। और ये क्या है, अपना जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनका एक प्रेजेंटेशन है कि कैसे अपन उनको लिखते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट उनको कहा जाता है। तो आज इस चैप्टर में, टेंसर एनालिसिस वाले चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा दोस्तों, कि मैथमेटिक्स में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ टेंसर का, और कैसे बड़ी से बड़ी वेक्टर, जैसे ही वेक्टर का नाम आ गया दोस्तों तो अपनी फिजिक्स आ गई। और 1 डायमेंशनल स्पेस, 2 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस और 4 डायमेंशनल स्पेस जो अपन फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, जैसे ये कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट सी मानी है, ये कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर अपन क्या मान सकते हैं दोस्तों, अपन जैसे अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम माने तो x डैश इक्वल्स टू क्या हो सकता है, x, ऐसे ही x2 बराबर क्या हो सकता है, y, ऐसे ही x3 बराबर क्या हो सकता है दोस्तों, z, और x4 बराबर क्या होता है, ICT, आइटा कोऑर्डिनेट, ये हो सकता है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन ये भी हो सकता है। ऐसे ही ये तो हो गया स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में देखें तो x1 इक्वल्स टू क्या हो सकता है, r, x2 इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा, और x3 इक्वल्स टू क्या हो सकता है दोस्तों, फाई, ये कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं। तो यहां भी क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट हो सकता है। तो अपन को ये ध्यान रखना है। साइन समेशन, आइंस्टीन का समेशन कन्वेंशन अपन ने पढ़ा कि समेशन सिग्मा को हटा दो, उस इंडिसेस का मतलब भी ये समझा जाए कि वो योग को शो कर रहा है, और i इज वेरी फ्रॉम 1 to n, ये सारी चीजें अपन ने सीखी। कैसे अपन कोऑर्डिनेट को, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन एक कोऑर्डिनेट या डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं, ये सारी की सारी टेंसर एनालिसिस को पढ़ने का क्या है दोस्तों, एक बेसिक्स है जो अपन को सबको याद रखनी है। ठीक है, तो टेंसर क्या है तो टेंसर की डेफिनेशन में आपको और अच्छे से ये बेसिक बातें हैं, और कुछ मैं टेंसर की डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूं जो आपको लिखनी है। क्या है भाई, कि ये तो मैंने आपको लिखवा दी थी कि जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। टेंसर की डेफिनेशन क्या होगी, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर इज लाइक टेंसर, इज लाइक या इज कॉल्ड टेंसर। अब समझ में आ गया कि इनको वेक्टर और स्केलर कहने का मतलब 0 डायमेंशनल, n डायमेंशनल वेक्टर इज नॉन एज टेंसर, तो 0 डायमेंशन होगी उसको तो अपन कहेंगे स्केलर, और 1 डायमेंशन होगी दोस्तों उसको क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या चीजें टेंसर है, जैसे मैंने आपको बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और क्या हो सकती है, जनरल रिलेटिव थ्योरी, यानी टेंसर, हाँ ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, टेंसर इज मोस्टली यूज्ड, टेंसर इज मोस्टली यूज्ड इन जनरल रिलेटिव थ्योरी, रिलेटिव थ्योरी में इसको यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है, जनरल रिलेटिव थ्योरी में, रिलेट करने, चीजों को आपस में रिलेट करने के लिए इनको यूज किया जाता है। मैग्नीट्यूड 0 और 1 और मैनी डायरेक्शन, जैसे 0 है उसको तो अपन मैग्नीट्यूड 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और डायमेंशन मैनी डायरेक्शन, और मैनी डायरेक्शन संभव। ठीक है, मैग्नीट्यूड 0 डायमेंशन 1 और मैनी डायरेक्शन पॉसिबल है, उनको भी अपन क्या कहते हैं दोस्तों, टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर, ठीक है। और स्ट्रेस कोमा स्ट्रेस, स्ट्रेस में मैनी डायरेक्शन संभव है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है, ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है। क्यों है, देखो जैसे अपन गोले की बात करें तो गोले में इस एक्सिस के सापेक्ष अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, इसके सापेक्ष निकाल सकते हैं, निकाल लिया। ये डायरेक्शन भी हो सकती है, 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 किसी भी डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अपन क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस होगी, कॉम्प्लिकेशन हो गई तो एक्सिस कितनी पॉसिबल होगी, किसी भी स्फीयर से कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो एन पोजीशन संभव होगी, एन पोजीशन संभव होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितने निकल सकते हैं, एन डायरेक्शन के निकल सकते हैं। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है दोस्तों, एक टेंसर क्वांटिटी है, एक टेंसर क्वांटिटी है। हाँ, टेंसर इज स्पेसिफाइड बाय इट्स कंपोनेंट, टेंसर इज स्पेसिफाइड by its component in different direction, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इस वीडियो को आपको हो सकता है कि एक बार देखने से या पढ़ने से समझ में आ जाए, कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है कि जल्दी से अपन इसको पढ़ ले, बहुत अच्छे से इसको समझना है। एक बार नहीं आए तो दोस्तों दूसरी बार देख लेना, लेकिन आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।